हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग अर्ध आवर्ती जो कटिबंध थे उसके बारे में पढ़ा था। उसमें उसकी त्रिज्या निकाल ली थी, उसकी जो औसत दूरी थी पी बिंदु से वो निकाल ली थी, क्षेत्रफल निकाल लिया था। और हमने लास्ट में एक चीज छोड़ी थी, वो था कि जो पी बिंदु पर जो परिणामी आयाम था वो समानुपाती होता है, यानी डिपेंड करता है किसके ऊपर। एक तो क्षेत्रफल जो कि था पाई बी लैम्बडा, एक 1 प्लस कॉस थीटा एन पर, और एक करता था वो दूरी थी ना औसत दूरी उस पर, जिसकी वैल्यू थी b प्लस 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 4। यानी n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा आयाम का मान वैसे वैसे घटेगा। यानी अगर अपन पहले वाले की बात करें, पहले कटिबंध के लिए, तो आयाम ज्यादा, दूसरे के लिए उससे कम, तीसरे के लिए उससे कम, ऐसे ही लास्ट वाले पर जाते जाते और भी कम हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग अब लिखने वाले हैं। उसके आगे मैंने इक्वेशन पता नहीं कौन सी डलवाई थी, मुझे नंबर याद नहीं है, पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि n का मान बढ़ने से, n का मान बढ़ने से n का मान बढ़ने से क्या होगा, P बिंदु पर आयाम का मान घटता जाता है। P बिंदु पर आयाम का मान घटता जाता है। हमने अभी अभी यही चीज देखी थी, जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा था वैसे वैसे P बिंदु पर आयाम का मान क्या होता जा रहा था, घटता जा रहा था। ठीक है, अब वही चीज हम लोग लिखेंगे आगे। माना पहले दूसरे nवे कटिबंधों द्वारा P बिंदु पर आयाम क्रमशः P बिंदु पर आयाम क्रमशः E01, E02, E0n है। तो पहले की वजह से E01, दूसरे की वजह से E02, nवे की वजह से E0n, तो आयाम घटते क्रम में होगा। E01 ज्यादा, E02 उससे कम, E03 उससे भी कम, ऐसे ही आगे जाते जाते E0n सबसे कम। लिखो यहां तक, फिर इससे आगे कुछ समझाना है। देखिए अपन ने ना एक चीज बोली थी जब अपन ने अर्धावर्ती कटिबंध शुरू किया था, कि दो क्रमागत तरंगे जो आती हैं उनके बीच में पथांतर या तो लैम्बडा बाई 2 का और कलांतर पाई का होता है। और जब मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास दी थी उसमें कला बताया था, कलांतर बताया था, सब कुछ बताया था, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर साइन जो वेव है, साइन तरंग ऐसे होती है, ये 0 पे होती है, ये पाई पे होती है। ठीक है, अब देखो 0 से लेके पाई तक तो ये होती है ऊपर, और कलांतर पाई होने का मतलब है 180 डिग्री पर घूम जाना किसी चीज का, यानी ऐसे, समझ रहे हो। कलांतर पाई होने का मतलब 180 डिग्री पर किसी चीज का घूम जाना। जैसे अगर मैं मान रही हूं साइन ऐसे है और दूसरी वेव जो है वो ऐसे है,
तो इनके बीच में कलांतर कितने का, पाई का। पहले ये पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव पे चली गई, साइन बदल जाता है 180 डिग्री, यानी कि कलांतर आने की वजह से कितने का, पाई का। देखो प्लस से माइनस हो गया कि नहीं हो गया, यही यहाँ पे होगा कि कलांतर आता है। कलांतर होने का मतलब कितना कलांतर बता रहा था दो तरंगों के बीच में, पाई का, मतलब चिन्ह बदलना, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे। तो आयाम में भी यही होगा, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस तो चौथा माइनस, वही लिखेंगे हम। लिखेंगे चूंकि दो क्रमागत कटिबंधों से, चूंकि दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य कलांतर पाई होता है, कलांतर पाई होता है, अतः P बिंदु पर परिणामी आयाम, अतः P बिंदु पर परिणामी आयाम। देखो परिणामी आयाम, अब आयाम जो है वो जुड़ेगा, तो E परिणामी आयाम, यानी इसको हम दिखा देते हैं किससे, E नोड से। पहला अगर पॉजिटिव है तो कला की वजह से दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव तो चौथा नेगेटिव। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 E0n। ये कैसे किया अभी इस लाइन को भी मैं बता दूंगी। इसको कोई भी समीकरण मान लेना, मान लो समीकरण 1 दे दी, ए दे दी, बी दे दी, जो भी तुम्हारी मर्जी है वो दे दो। इस समीकरण का बहुत काम आएगा। पहले इसको लिख लो, फिर इस लास्ट चीज को समझाती हूं मैं ये कैसे लिखा है। अभी ऊपर का रब कर देती हूँ मैं, आप तो पॉज करके एक बारी में लिख लिया करो इसको, है ना। यहां पे हमने एक चीज लिखी कि E नॉट बराबर E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, इस तरह से आगे ले जाके -1 की पावर -n-1 E0n। अब इस चीज से देखिए, सिर्फ अगर मैं n का मान 1 रख दूं तो -1 की पावर 1 - 1 0 E01, -1 की पावर 0 यानी 1 यानी पॉजिटिव E01, सही है। अब n बराबर 2 रखो, -1 की पावर 2 - 1 E02, 2 में से 1 गया 1 तो -1 E0n यानी नेगेटिव चार्ज। फिर ऐसे ही 3 रखोगे तो पॉजिटिव, 4 रखोगे तो नेगेटिव, इसीलिए उसको लिखा है, सिर्फ चिन्ह के लिए लिखा है, ठीक है। आगे लिखेंगे, चूंकि आयाम का मान घटते क्रम में है, अभी अभी बताया था आयाम घटेगा, चूंकि आयाम का मान घटते क्रम में है,
अतः सम संख्या वाले आयामों को, अतः सम संख्या, बताऊंगी इसके बारे में, घबरा मत जाना। सम संख्या वाले आयामों को विषम संख्या वाले आयामों के माध्य के रूप में लिखा जा सकता है। माध्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसको एक बार लिखो, फिर इसको बताती हूँ कि क्या चीज बोली है। ये वाला जो पार्ट अपन आज कर रहे हैं ना, आयाम वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे के जितने भी फ्रेनेल के रिलेटेड डेरिवेशंस है ना, वो सारे इसी पार्ट पर डिपेंड करते हैं। तो ये वाला पार्ट बहुत ढंग से समझना है आपको। देखिए, मान लो आयाम घटते क्रम में, मान लो मैंने लिखा पहले 10 फिर 9, या पहले लिखती हूँ 10, ऐसे लिखती हूँ 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, इस तरह से। ये पहले नंबर पे है तो ये विषम हो गया, ये तीसरे नंबर पे है, ये विषम हो गया, ये पांचवें नंबर पे है, ये विषम हो गया, ये दूसरे पे है, चौथे पे है, सम है। ये ध्यान रखना, सम संख्या का मतलब जिनकी प्लेस, जिनकी पोजीशन सम पे हो, दूसरे पे, चौथे पे, ऐसे। ये विषम पे, पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे। यहां देखना, घटते क्रम में है, इसीलिए जो सम वाला जो है, मतलब सेकंड नंबर का है, इसे फर्स्ट और थर्ड के माध्य के रूप में लिख सकते हैं। क्या माध्य? क्या 10 + 6/2, 16/2, 8। चौथे वाले को, जो चौथी प्लेस पे है, चौथी स्थिति पर है, उसे तीसरी और पांचवी से लिख सकते हैं। क्या 6 + 2/2, यानी 8/2, यानी 4। सही है क्या? जैसे अगर ये होता 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से, तो इन दोनों का माध्य क्या ये है? क्या 10 + 8/2, 9। इन दोनों का माध्य 8 और 6, 14/2, 7। इन दोनों का माध्य 7 + 5, 12/2, 6। सही है? तो इसीलिए सम पे जो है उसे विषम के माध्य के रूप में लिख सकते हैं। सही है क्या? वही चीज मैंने यहां पे समझाई है। तो लिखेंगे, अतः अगर हमें E02 लिखना है सम वाला, तो वो E01 और E03 के माध्य के रूप में होगा। ऐसे ही अगर मुझे E04 लिखना है, तो वो E03 और E05 के माध्य के रूप में होगा, और इसी तरह से बाकी। सही है? लिख लो इसको। अपन ने इससे पहले समीकरण 1 लिखी थी ना, उसको अब तुमने 1 लिखी थी कि A लिखी थी, तुम्हारी मर्जी है। कौन सी वाली समीकरण की बात कर रही हूं मैं? इससे जस्ट पहले जो थी ना, E0 = E01 - E02 + E03, ये लास्ट में -1 की पावर n - 1 E0n। इसको तुमने 1 दी, 2 दी, A दी, मेरे को मतलब नहीं, जो भी इक्वेशन दी इस समीकरण को काम में लेंगे। मैंने 1 दी थी तो मैं एक बोल लूंगी। तो अब इसका यूज करेंगे, तो समीकरण 1 से मिटा देती हूं इसको। तो समीकरण 1 से क्या होगा? देखो, E0 जो था, या E0 जिसको हम बोलते हैं,
यहाँ पे था, मैं पहले उसी को ही लिख देती हूँ, है ना, फिर थोड़ा आसान रहेगा। अपन क्या करें, इसको हाफ हाफ कर देते हैं। E0 1/2 प्लस इसको इसमें घुसा देते हैं, इसको पूरा इसका आधा कर देते हैं, मतलब विषम वालों को आधा कर देते हैं। अगला वाला जो आएगा प्लस में, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे इसका आधा हिस्सा, देखो जैसे उसमें पहले वाले में पहला यहाँ बचा, बाकी सब इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी इसका आधा हिस्सा यहाँ बचेगा, आधा हिस्से पहले वाले में इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी सब इंक्लूड हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ ये बच जाएगा। समझ रहे हो? अब इसका मान क्या था, E02 का मान, E01 प्लस E03/2, यानी कि E01/2 E03/2 कैंसिल हो जाएंगे ना, E02 की जगह रख दो E01/2, ये ऐसे है, ये वाला क्या है, ये पूरा मिला के क्या है, E02 बन जाएगा, ये दोनों E02 से E03 कैंसिल, इस तरह से E04 कैंसिल, E06 कैंसिल, सम वाले सारे कैंसिल, यहाँ पे बीच का सारा कुछ मैटर तो कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ एक ये वाला बच रहा है, एक वो लास्ट वाला बच रहा है। तो अगर अपन लोग पूछे ना, कोई ये किसी ने किया है, उसने सोचा भाई एक तरंगाग्र, मान लो मैं तो उसमें 100 कटिबंध कर दूं, P बिंदु पर तीव्रता निकालूं या आयाम निकालूं, तो क्या 100 के बारे में बात करूं कि भाई पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो कितना टाइम लग जाएगा, 100 की 100 का निकालो। इसीलिए इसने ये ट्रिक लगाई, उसने कहा एक तो सबसे पहले वाले के आयाम का आधा, पहला वाला जो कटिबंध है बीच में अंदर वाला, उसके आयाम का आधा, और एक सबसे लास्ट वाला जो कटिबंध है उसके आयाम का आधा कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बाकी सब कैंसिल, अपना काम हल्का हो गया, पहले वाले के आयाम का आधा प्लस लास्ट वाले के आयाम का आधा, ये अपना क्या हो गया, परिणामी आयाम, किस पर, P बिंदु पर। समीकरण दे दी 2। अब इसमें 2 केस लगेंगे, अगर n सम हो और एक n विषम हो, क्या पता कटिबंधों की संख्या सम हो, क्या पता कटिबंधों की संख्या विषम हो। नोट करो इसको जरा। आगे लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, उसमें लिखेंगे यदि कटिबंधों की संख्या n बराबर सम हो तो क्या होगा, मतलब कटिबंध 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, E0 1/2 था प्लस -1 की पावर क्या था, n-1 E0 n/2। अब एक चीज देखना, n का मान सम रखूं मैं, मान लो 2 रख दूं, 2 में से 1 गया 1, -1 की पावर विषम तो नेगेटिव, ऐसे ही अगर 4 रख दूं तो 4 - 1 3, -1 की पावर फिर विषम तो माइनस, यानी कि परिणामी आयाम होगा E0 1/2 माइनस E0 n/2, यानी कि अगर कटिबंधों की संख्या सम हुई तो परिणामी आयाम पहले वाले कटिबंध के आयाम का आधा माइनस लास्ट वाले कटिबंध के आयाम का आधा, खत्म। केस सेकंड, यदि कटिबंधों की संख्या
n बराबर विषम हो तो क्या होगा? E0 बराबर E0 1/2। अब यहां पे देखो, अगर विषम लू, 1 में से 1 गया 0, -1 की पावर 0 1, 3 लू तो 3 - 1 2, -1 की पावर सम प्लस, तो यहां पे बस एक साइन आएगा प्लस का, वहां पे माइनस आ गया था, इसमें प्लस। इसमें पहले के और लास्ट वाले कटिबंधों के आयामों का आधा करके जोड़ दो और उसमें घटा दो, सम हुआ तो घटा दो, विषम हुआ तो जोड़ दो। नोट करो, इनको दे देना समीकरण तीसरी और इसको दे देना समीकरण चौथी। अब देखिए, पहले समझिए, हमने कहा आयाम घटता जाता है। मान लो पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, 0.9 0.8 0.7, लास्ट वाले का मैंने मान लिया 0.1 है। तो भाई इस 10 की तुलना में तो ये 0.1 कुछ भी नहीं है, नगण्य मान सकते हैं ना। तो लास्ट वाले का आयाम तो लगभग 0 के बराबर माना जाता है, नगण्य, इसीलिए इनका तो कोई खेल ही खत्म। मतलब उसने देखो फ्रेनेल ने कितनी दिमाग से करा कि पहले तरंगाग्र को भागों में बांटा। सोचने वाले ने सोचा यार कम से कम 50-60 भी हो गए अगर जोन्स, यानी कि जो कटिबंध थे, तो सबके लिए परिणामी निकालो, 50 हुए तो 50 बार निकालो, फिर उनको जोड़ो। फिर उसने कहा नहीं रुको, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, पहले वाले का पता करना है, लास्ट वाले का पता करना है, तो हो जाएगा। अब उसने कहा लास्ट वाला भी बिल्कुल नहीं है, तो अब इसका मतलब तुम सिर्फ पहले कटिबंध को देख लो और उससे आंसर दे दो। यानी कि अर्धावर्ती कटिबंध जो है उनके लिए आयाम का मान सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा रहेगा, E0 1/2, यानी पहले वाले कटिबंध से जो आयाम पहुंच रहा है उसका लगभग आधा कर दो तो वो परिणामी आयाम के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे आगे, चूंकि n का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे कटिबंधों में बंटता है समतल तरंगाग्र या कोई भी तरंगाग्र। चूंकि n का मान बहुत अधिक होता है, अतः E0n यानी nवे के लिए जो आयाम है वो लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P बिंदु पर परिणामी आयाम कितना हो जाएगा, E0 बराबर या E0 बराबर E0 1/2, क्योंकि -E0n/2 या +E0n/2 उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना चाहे समीकरण 3 और 4 थी, हाँ समीकरण 3 व 4 में E0n लगभग बराबर 0 रखने पर तो हमारा परिणामी आयाम क्या आ गया, पहले वाले कटिबंध के आयाम का आधा। नोट करो, अब आयाम से तीव्रता निकाल लेंगे, कि जो तीव्रता होती है वो आयाम का स्क्वायर होती है। तो अब अपन लिखते हैं आगे, यहां पे लिख देना पहले एक लाइन, अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण तरंगाग्र के
कारण परिणामी आयाम का मान परिणामी आयाम का मान परिणामी आयाम का मान प्रथम कटिबंध के कारण आयाम का या प्रथम मान प्रथम कटिबंध के कारण प्राप्त आयाम का आधा होता है। नोट करो इसको। आगे लिखेंगे, फिर आयाम से ही तीव्रता निकाल लेंगे। यहां पे लिख देते हैं, तो तीव्रता परिणामी है ना आई प्रोपोर्शनल होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आयाम के स्क्वायर के बराबर। हमने एक चीज बता रहे थे कि तीव्रता जो है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आई जो है वो समानुपाती होती है ई नॉट स्क्वायर के। पर अगर मैं चाहूं तो आई बराबर, मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया के ई नॉट स्क्वायर, के की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो 1 भी तो कांस्टेंट है, तो लगभग हम लोग क्या लिखेंगे, तीव्रता आई जो है वो आयाम के स्क्वायर के बराबर। तो आई बराबर ई नॉट यानी कि परिणामी, वो क्या हो जाएगा E0 1/2 का स्क्वायर। तो आई बराबर E0 1 स्क्वायर बाई 4। तो परिणामी तीव्रता आई बराबर पहले वाला जो है, पहले वाली जो तरंग है उसके लिए आयाम है E0 1, आयाम का स्क्वायर क्या होती है तीव्रता। तो पहले वाले के लिए तीव्रता क्या है I1 बाई 4। यानी अगर परिणामी आयाम जो है वो पहले वाले कटिबंध के आयाम का आधा है, तो परिणामी तीव्रता पहले वाले कटिबंध के आयाम का 1/4 रह जाएगी। तो वही लिखेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लो यहां तक। ये है प्रथम कटिबंध के लिए तीव्रता, प्रथम कटिबंध के लिए तीव्रता। तो यहां पे लिख देंगे, अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता यानी I केवल प्रथम कटिबंध के कारण, केवल प्रथम कटिबंध के कारण उत्पन्न तीव्रता की 1/4 होती है, के कारण उत्पन्न तीव्रता की 1/4 होती है। नोट करो। तो यहां पे अपना अर्ध आवर्ती कटिबंध, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आगे के फ्रेनेल के जितने भी डेरिवेशंस होंगे, चाहे वो वृत्ताकार द्वारक का हो, चाहे वो स्लिट का हो, चाहे वो बेलनाकार द्वारक का हो, कोई भी,
सब में यही प्रोसेस लगेगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी तरंगाग्र कटिबंधों में जब बटा तो उसका परिणामी आयाम जो है वो उन सब कटिबंधों के आयाम पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि पहले कटिबंध के आयाम पर डिपेंड कर रहा है। उसका आयाम पहले कटिबंध के आयाम का आधा और तीव्रता उस पहले कटिबंध के द्वारा दी गई तीव्रता की 1/4 हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसका जो एक्सपेरिमेंट है, अगला जो भी टॉपिक है वृत्ताकार द्वारक या वृत्ताकार छिद्र के कारण जो विवर्तन है वो डिस्कस करेंगे।